हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया लेक्चर प्लांट टिश्यू कल्चर का, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, सो वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू कल्चर के जो बेसिक स्टेप्स हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, सो प्लांट टिश्यू कल्चर की जो बेसिक स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे इसे 4 मेजर स्टेजेस में बांटा गया है, जिसमें से पहला आपका स्टेज होता है इनिशिएशन ऑफ कल्चर, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन एंड सब कल्चर, तीसरा होता है आपका डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, और फोर्थ है आपका हार्डनिंग। ठीक है, तो ये 4 जो बेसिक स्टेप्स है आपके प्लांट टिश्यू कल्चर के, यही स्टेप्स जो है वो आपको फॉलो करने होते हैं किसी भी कल्चर में, चाहे आप एंथर कल्चर करो या प्लांट टिश्यू कल्चर में आप मेरिस्टेम कल्चर करो या फिर पॉलन कल्चर। तो जिस भी कल्चर में आप अगर करते हो तो ये 4 स्टेप जो है आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अभी हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो है इनिशिएशन ऑफ कल्चर। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, हम किसी भी प्लांट ग्रोथ को इनिशिएट करवा रहे हैं, मतलब स्टार्ट करवा रहे हैं, तो वो आपका इनिशिएशन ऑफ कल्चर कहता है। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर का फर्स्ट स्टेज है। हम किसी भी एक्स प्लांट को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं ग्रोथ के लिए। तो अभी इसको देखते हैं अपन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टिश्यू कल्चर। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके कल्चर एक्स प्लांट या फिर न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो ना करे। ठीक है, अगर वो ग्रो कर जाता है तो आपका सारा मेहनत जो है वो बेकार चला जाता है। तो इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जो है एक स्पेशल रिस्क के अंतर्गत आता है। और यहीं अगर हम देखें तो जो ग्रोथ फ्री मीडियम होता है, इसे यूज करते हैं इमीडिएटली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ कल्चर वेसल्स। ठीक है, आप क्या करते हो, एक्सप्लांट को निकालते हो। एक्सप्लांट को जैसे आप रिमूव करते हो तो आपका उसमें क्या होता है, एक्सप्लांट को रिमूव करने के बाद उसको एक बॉटलिंग में कॉटन प्लग की सहायता से, ठीक है, कॉटन प्लगिंग करके आप उसे ऑटोक्लेव करते हो। तो ऑटोक्लेव जो करते हैं वो उसका अल्टीमेटली जो क्या बोलते हैं एम्स जो है वो आपका यही होता है कि आप जो है उसे एलिमिनेट कर रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब जो हम ऑटोक्लेव करते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो 121 डिग्री सेल्सियस होता है और 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच में आपको इसे रखना रहता है। ठीक है, तो ये यूनिट है आपका ऑटोक्लेव का। सो ऑटोक्लेव का ये यूनिट आप सेट करके उसे क्या करते हैं, कॉटन प्लग लगा करके उसे स्टरलाइज करते हैं। तो ये एक तरीका है क्या बोलते हैं आपको, ये टिश्यू कल्चर में ऑटोक्लेविंग करने का या स्टरलाइजेशन करने का। और स्टरलाइजेशन जो है वो आप इसे डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे ये जो छोटा सा ऑटोक्लेव मशीन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बोले जाए तो इसमें 50 से 100 बॉटल आप रख सकते हो। ये 50 से 100 बॉटल का कैपेसिटर होता है इसमें। और ये जो आप ऑटोक्लेव देख रहे हो, इसमें अगर कमर्शियली आप स्टरलाइजेशन कर रहे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हमने इनिशिएशन में क्या क्या पढ़ा। इनिशिएशन में आपको पहले तो प्लांट सिलेक्ट करना है, किस प्लांट में आप टिश्यू कल्चर करना चाहते हो। फिर उसका जो पार्ट होता है, एपिकल पार्ट, जिसे आप एक्स प्लांट के रूप में सिलेक्ट करोगे, उसे आप तोड़कर लाओगे और लैब में उसे क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। ठीक है, पेट्री डिश में। और ये जो कटिंग का जो प्रोसेस है ये लेमिनार एयर फ्लो के चैम्बर में बैठकर करना पड़ता है, ताकि इसमें कंटामिनेशन बिल्कुल ना हो। और ध्यान रहे, जब आप एक्स प्लांट को सिलेक्ट करके लाते हो फील्ड से, तो उसे अच्छे से वॉश कर लेना है, उसे अच्छे से स्टरलाइज कर लेना है। उसके बाद ही आपको इसको कटिंग करना है। ठीक है, आप कटिंग भी करेंगे तो हमको जो फोरसेप है और जो हमारा पेट्री डिश है उसे भी हमको प्रॉपर स्टरलाइजेशन कर लेना है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम इंक्यूबेशन करेंगे। तो इंक्यूबेशन क्या होता है कि हम जो एक्स प्लांट को कटिंग किए है उस एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडिया में डालेंगे। और ये न्यूट्रिएंट मीडिया क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। न्यूट्रिएंट मीडिया में जितने भी एसेंशियल ग्रोथ हार्मोन्स है या फिर जो प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, उनको इसमें हम क्या करते हैं, मिक्स करके रखते हैं। ठीक है, ये आपका कहलाता है न्यूट्रिएंट मीडिया। और इसमें हम एक्स प्लांट को पुट करते हैं, वो आपका इनोकुलेशन करने के बाद हम उसे इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं। इंक्यूबेशन जो है उसको भी आपको 120 डिग्री में रखना रहता है और विथ बॉटलिंग के साथ में हम इसे स्टरलाइज करते हैं। तो ऑटोक्लेव का 2 बार यूज़ करते हैं हम, एक तो बॉटलिंग का स्टरलाइजेशन करने के लिए, उसके बाद दूसरा न्यूट्रिएंट मीडिया में जब हम एक्स प्लांट को डाल लेते हैं तब हम उसे यूज़ करते हैं। तो चलिए, अभी इनिशिएशन का आपने समझ लिया, अब इसका आगे देखते हैं।
द ट्रांसफ़र एरिया शुड आल्सो मेंटेन फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको मेंटेन रखना है, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि अगर आप टिश्यू कल्चर में अगर आपने 100 बॉटलिंग किया है तो 100 बॉटलिंग में बिल्कुल 20 to 15 बॉटलिंग आपका ऐसा होता है जो कंटामिनेट हो जाता है। तो ये जो कंटामिनेशन है, इस कंटामिनेशन को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसे प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन देना पड़ता है। तो ये हुआ आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेशन करने के बाद। अब दूसरा है, हम क्या करते हैं, जो प्लग कल्चर वेसल्स होता है जिसको हमने ऑटोक्लेव किया हुआ है, उसे हम फोर्सेप की सहायता से केयरफुली क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जो ये प्लांटलेट है इसे केयरफुली हम रिमूव करेंगे और हम उसे नए फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में डालेंगे। और न्यूट्रिएंट मीडिया में डालने के बाद जो नए फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में डालते हैं उसको हम सब कल्चर कह देते हैं, सब कल्चरिंग कह देते हैं। और सब कल्चरिंग जो टर्मिनोलॉजी है उसका मैंने मीनिंग आपको बता दिया था कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सप्लांट को नए न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सब कल्चरिंग कहलाता है। आफ्टर इनोकुलेशन हम क्या करते हैं, इसे इंक्यूबेट करते हैं रूम टेम्परेचर में, जिसको मैंने आपको अभी बता चुका हूँ। अब हमारा इस तरीके का जो प्रोसेस है वो हो गया, हमने फ्रेश मीडियम में किसी भी एक्सप्लांट को डाल दिया, ठीक है। अब एक्सप्लांट को उसमें रखने के बाद हम क्या करते हैं, उसे जो आपका बॉटलिंग चैम्बर होता है, जो आपका टिश्यू कल्चर का जो चैम्बर होता है जिसमें फ्लोरोसेंस ट्यूब लगे होते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंस ट्यूब जो होते हैं वो उनको फोटो प्रोड्यूसने के लिए लाइट प्रोवाइड करता है। और ये लाइट जो है 1000 लक्स लाइट की इंटेंसिटी होती है, ये इसका यूनिट होता है लाइट का। तो इसको प्रॉपर हम ऑटोमेटिक टाइमर के साथ में इसे लगा दिया जाता है और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा प्लांटलेट है वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड सब कल्चर। तो मल्टीप्लिकेशन और सब कल्चर जो प्रोसेस है, इसमें अभी हम एक एक करके समझते हैं। आपने क्या किया, न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार किया। न्यूट्रिएंट मीडिया में हमने सारे ग्रोथ हार्मोन्स को हमने इसमें डाल दिया, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जो भी हमको एसेंशियल है। अब हम आफ्टर 2 to 3 वीक्स, है ना, 2 to 3 वीक्स के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एक्स प्लांट है उसमें विजुअल ग्रोथ शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। विजुअल ग्रोथ जब शो करता है तब हम उस प्रोसेस को डिफरेंशिएटेड करते हैं या उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कह देते हैं। और डिफरेंशिएशन में आपका क्या क्या ग्रो करना स्टार्ट करता है, सूट है, रूट है या फिर कंप्लीट प्लांटलेट है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ मीडिया। आपके जो मीडिया का कंपोजिशन है उसके अनुसार आपका जो प्लांट पार्ट है वो ग्रो करेगा, ठीक है। प्लांट का जो ऑर्गन है वो ग्रो करेगा। सो अब कंसंट्रेशन हम आगे देखेंगे कि किस कंसंट्रेशन में कौन सा पार्ट आपका ज़्यादा ग्रो करेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पीरियडिकली क्या होता है कि सब कल्चरिंग हम जब कैलस को करते हैं तो सब कल्चरिंग का मतलब जो है फ्रेश मीडियम में डालना। फ्रेश मीडियम में हमने डाल दिया तो हमारा जो कैलस है, मतलब जो ये इस तरीके का जो कैलस होता है वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो लार्ज नंबर में हमारा बढ़ जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक पेट्री डिश में हमने किसी कल्चर को ग्रो किया, अब हम इसका यूज़ हम 4 बॉटलिंग में कर सकते हैं। तो हमारा एक ही जो कल्चर है वो हमारा ज़्यादा अमाउंट में अगर तैयार हो जाता है तो हमारे लिए बेनिफिट है वो, क्योंकि हम इसे कटिंग कर करके अलग अलग बॉटलिंग में डाल सकते हैं और ये एक इंडिविजुअल एक प्लांट तैयार कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट होता है। अब हम जो है अगर इस तरीके से एक पेट्री डिश में अगर हमने ग्रो कर लिया तो एक निश्चित अमाउंट में 10 to 20 बॉटलिंग में हम इसे यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर जो टिश्यू कल्चर का एक्सपीरियंस जिसके पास अच्छा है तो वो इससे ज़्यादा प्लांटलेट भी तैयार कर सकता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। 3 है आपका डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी जिसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ समझाते जाऊंगा। जो कंसंट्रेशन होता है आपका फाइटो हार्मोन्स का, फाइटो हार्मोन्स का मतलब क्या है, ये 2 वर्ड से बना है, प्लांट और हार्मोन्स। तो प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं उसे हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स का काम क्या होता है, प्लांट के ऑर्गन्स को ग्रोथ करवाना, ठीक है। अब ये हमने फाइटो हार्मोन्स को यूज़ करते हैं उसे डिफरेंशिएशन करने के लिए, किसे, कैलस को। अब डिफरेंशिएशन के लिए जो अमाउंट होता है उसमें हम देखेंगे
तो हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन, हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन का यूज़ जो है, इस रेशियो का यूज़ जो है हम सूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करने के लिए करते हैं। और जो सूट फॉर्मेशन हमारा इंड्यूस्ड होता है उसे हम क्या कह देते हैं, कॉलोजेनेसिस कह देते हैं। कॉलोजेनेसिस में कॉलोजेनेसिस हो गया आपका। फिर हम इसे बेसल मीडिया या फिर लो साइटोकाइनिन और GA3 का यूज़ हम करते हैं बिफोर रूटेड। जब वो रूटेड नहीं हुआ होता है तब हम उसे यूज़ करते हैं ताकि हमारा रूट जो है फॉर्मेशन अच्छे से हो जाए। फिर हायर कंसंट्रेशन में हम उसमें BAP डालते हैं। 2 mg जो है ये हायर कंसंट्रेशन है BAP का। और BAP क्या होता है, 6 बेंजाइल एमिनोप्यूरिन बेंजाइल एडेनाइन होता है इसका फुल फॉर्म। सो ये जो है आपको यूज़ करना पड़ता है न्यूट्रन मीडिया में। और साइटोकाइनिन इंड्यूस्ड एडवेंटेटियस सूट्स बर्ड्स एंड रिटार्डेड सूट ग्रोथ। तो ये जो क्या करता है आपके सूट बर्ड और सूट के ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। अब अगर हम वेरी हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो डालते हैं तो हमारा जो रूट का फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। और रूट का जो फॉर्मेशन है उसे हम कहते हैं राइजोजेनेसिस, ठीक है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है आपको JRF प्लांट साइंस में आ सकता है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट अपन देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन स्ट्रक्चर, जिसमें आपका सूट है, रूट है, ये सारे चीज़ें। तो इनका जब ग्रोथ होता है किसी कल्चर मीडिया में तो वो होता है आपका ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें आपका ऑर्गन जो है वो फॉर्मेशन होते जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। अब हम देखेंगे अल्टरनेटिवली क्या होता है, मीडिया कंपोजिशन कैन आल्सो बी अल्टरेटेड टू इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो, ठीक है। सोमेटिक एम्ब्रियो क्या है, जिसमें आपका माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न मतलब उसमें जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता है, सिमिलर टाइप के आपके सेल बनते जाते हैं। तो ये भी जो सेल का बनना है ये डिपेंड करता है आपके मीडिया कंपोजिशन के अनुसार पे। और अगर आप उसे कम या ज़्यादा करते हैं तो आपका सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो है, मतलब सोमेटिक सेल्स का बनना जो है वो आपका अल्टरेट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फर्दर हम क्या करते हैं, इंटायर प्लांटलेट को कैन बी इंड्यूस टू ग्रो कल्चर मीडिया एंड बाय मैनिपुलेटिंग द फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। फाइटो हार्मोन की सहायता से हमने उसे मैनिपुलेट कर लिया, उसे बढ़ा लिया और एक बैलेंस के थ्रू हमने उसे क्या कर दिया, रीजनरेट कर दिया, ठीक है। हमको ज़्यादा भी नहीं करना है, हमको कम भी नहीं करना है, हमको एक निश्चित अमाउंट में उसे रीजनरेट करवाना है। फिर आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। तो अभी हमने 3 स्टेप को बताया आपको, ठीक है, जिसमें से इनिशिएशन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिफरेंशिएशन। इन प्रोसेस को मैंने आपको बताया हूँ। अभी हम समराइज़ करते हैं कि हम क्या क्या करते हैं, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में। सबसे पहले हमने सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट किया, ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ प्लांट किया। फिर उस प्लांट में से हमको किस प्लांट के पार्ट को हमको ग्रो करवाना है टिश्यू कल्चर में, वो हम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट, ठीक है। फिर वो एक्सप्लांट को लेते हैं हम और एक खाली बॉटल में डाल करके उसे क्या करते हैं, उसे स्टरलाइज करते हैं एक्सप्लांट का स्टरलाइज कर लेते हैं। और जो बॉटल्स होते हैं उनको भी आप क्या करते हैं, स्टरलाइज कर लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उसे इनोकुलेशन करते हैं एक्सप्लांट को। तो हमारा इधर एक मीडिया तैयार हुआ है जिसमें हमने सारे कंपोनेंट डाल दिए हैं। अब उस कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, एक्सप्लांट को पुट करेंगे। एक्सप्लांट को जैसे ही पुट करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उस प्लांट को हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। तो ये कंप्लीट प्लांट जो पेट्री डिश है उसको आप इंक्यूबेशन के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम देखें तो इनिशिएशन ऑफ कल्चर। तो जैसे ही आप इसे पहले तो आपने 120 डिग्री में रख दिया, उसके बाद आप उसे रिमूव करेंगे और लगभग 20 to 30 मिनट के लिए कूल होने देंगे उसे। कूल होने के बाद उसे चैम्बर में, आप जो टिश्यू कल्चर का जो चैम्बर है उसमें आप रख देंगे। तब आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे, लगभग 1 to 2 वीक में आपका जो कैलस है वो इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशिएशन का मतलब कैलस जो है वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा उसमें। फिर आपको क्या करना है, सब कल्चरिंग करना है। मतलब ये जो आपने कल्चर किया है तो अब ये जो ग्रोथ मीडियम आपका जो बना है ये तो आपका हो गया, क्या हुआ, इसमें से जितने ग्रोथ हार्मोन्स थे वो प्लांट ले लिया। अब हमको क्या करना है, सब कल्चरिंग करना है। ये सब कल्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसे हैबरलैंड ने दिया था, ठीक है। हैबरलैंड क्या किए थे, उन्होंने जब टिश्यू कल्चर स्टार्ट किया था
तो वो क्या करते थे, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को लेते थे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को उन्होंने यूज़ किया कल्चर मीडिया में, और अलग अलग कल्चर मीडिया का जो था वो कंपोजिशन वो रखते थे। अब उन्होंने 2-3 बार वो इसमें क्या हुए, फेल हुए, और फेल होने का रीज़न क्या था कि फेल होने का उनका रीज़न ये था कि वो सब कल्चरिंग नहीं करते थे। ठीक है, तो सब कल्चरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि सब कल्चरिंग से हमारा जो रीजनरेशन है या जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो स्टार्ट होता है और अच्छे से ग्रो करता है। तब उन्होंने फाइनली जब 4-5 बार वो फेल हुए अपने एक्सपेरिमेंट में, तब उन्होंने देखा कि सब कल्चरिंग का एक प्रोसेस है वो हमको अप्लाई करना चाहिए। तो सब कल्चरिंग उन्होंने करना स्टार्ट किया, तब उनका जो टिश्यू कल्चर का ग्रोथ है वो अच्छे से होना स्टार्ट हुआ। अभी हमने सब कल्चरिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अभी हम रीजनरेशन देखते हैं। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि हम अभी भी बता चुके हैं आपको कि क्या करें, हमने एक पेट्री डिश से इसमें हमने जनरेट करवाया, ऑर्गेनोजेनेसिस करवाया, है ना। उसके बाद हम उसे फ्रेश मीडियम में डालें, तो फ्रेश मीडियम में डालें तब इतना तो ये ग्रो कर चुका है हमारा एक्स प्लांट। अब हम इसे न्यू मीडियम में डालेंगे, अब न्यू मीडियम में इतना तो ग्रोथ हो चुका है, अब इसे एक बार तो जनरेट हो चुका है, अब इसे फिर से क्या करते हैं, हम रीजनरेट करते हैं। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्लांटलेट टू ग्रीन हाउस और ओपन फील्ड। तो ये स्टेप हो गया, समराइज हमने कर लिया। ठीक है, लास्ट हमारा स्टेज होता है हार्डनिंग और ट्रांसफर टू प्लांटलेट टू ग्रीन हाउस एंड ओपन कंडीशन। चलिए अभी फोर्थ हम देखते हैं हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या होता है? हार्डनिंग एक सिंपल प्रोसेस है, हम इन विट्रो कंडीशन से निकाल करके उसे इन विवो कंडीशन में लाते हैं। तो सबसे पहले जो हार्डनिंग का जो प्रोसेस होता है वो ग्रीन हाउस में होता है, मिस्ट चैम्बर में होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप हार्डनिंग करते हैं तो आपका जो प्लांटलेट तैयार हुआ है इस तरीके से इतना अगर ग्रोथ कर चुका है तो आपको उसे साल्ट के एक मीडियम में डालना रहता है, ताकि वो क्या हो सके, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो सके, एलिमिनेट हो सके। तो ये प्रोसेस कर लेना है आपको। और दूसरा एक प्रोसेस करना है आपको कि जो आपका जो इस तरीके से जो आपका पॉट होगा, जो या मिट्टी होगी या मिक्सचर होगा जो भी जिसमें आप प्लांटलेट को ग्रो करवाओगे, उसे आप क्या करेंगे, प्रॉपर ऑटोक्लेव से स्टरलाइज कर लेंगे। और इसका जो रेशियो रखना है आपको, सबसे रेशियो क्या रखना है, पहले तो अगर क्ले सॉइल ले रहे हो, है ना, तो उसको रेशियो 1 रखना है। फिर आपको कोर्स एंड सैंड का भी रेशियो आपको 1 रखना है। वहीं आपका जो उसमें जो भी आप ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे उसका भी रेशियो आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो तीनों का रेशियो 1-1 रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपने मतलब बल्क में आप क्या कर रहे हो, मटेरियल बना रहे हो, तो 5 kg आपने क्या रख लिया, आपने क्ले सॉइल रख लिया, 5 kg आपने कोर सैंड रख लिया, फिर आपने 5 kg जो है ऑर्गेनिक मटेरियल रख लिया। तो इस तरीके से आपको 1-1 का रेशियो रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसे 15 से 20 दिन तक मेंटेन रखेंगे, ऑब्जर्वेशन लेते रहेंगे, देखते रहेंगे हमारा जो ग्रोथ है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे ये अब ग्रोथ होने के बाद हमारा जो है फील्ड में रेडी हो जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए। और हम इसे एक ग्रीन हाउस में प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन वाले ग्रीन हाउस में हम इसे ग्रो करवाते हैं और हमारा जो प्रोडक्शन है वो लेते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हम टिश्यू कल्चर को कम्प्लीटली करते हैं। अभी हम फाइनली देखते हैं टिश्यू कल्चर के हमारे क्या मुख्य एडवांटेज होते हैं। ठीक है, एडवांटेज में अगर देखें तो इसके 3 मेनली इसके क्या है एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन विथ इन अ लिमिटेड स्पेस। हमको जो स्पेस होता है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए वो बहुत कम चाहिए रहता है, हमको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम फील्ड में किसी सीड को ग्रो करवाते हैं, प्लांट को कमर्शियली ग्रो करवाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक कॉस्टली होता है, हमको फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। बट हमको टिश्यू कल्चर में उतना स्पेस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। दूसरा है इट इज़ नॉट टाइम बॉन्ड एंड नॉट सीज़न बॉन्ड। हम इसमें किसी भी सीज़न का, किसी भी टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, हम कभी भी कोई भी सीज़न में हम टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। और ये जो होता है फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़। आपका जो पेस्ट इंसेक्ट वगैरह होते हैं या कोई रोग या डिजीज़ होते हैं उनसे ये फ्री होता है प्लांट, और कम्प्लीटली फ्रेश प्लांट आपको मिलता है इसमें। और वहीं अगर इसके डिसवांटेज और लिमिटेशन की बात करें तो ये कम्प्लीटली लेबोरेटरी मेथड होता है। तो लेबोरेटरी मेथड है तो हमको लैब बनाना पड़ेगा, तो प्रॉपर हमको लैब इस्टेब्लिश करना है। और लैब इस्टेब्लिश करेंगे तो उसमें कॉस्टली आपके इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, इसलिए ये कॉस्टली मेथड भी है।
और दूसरा जो है, आप अगर इतना कॉस्ट उसमें लगा रहे हो प्लांट टिश्यू कल्चर में और इतना अच्छा लैब आपने इस्टेब्लिश किया है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो लैब आपने इस्टेब्लिश किया है इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट डैमेज ना हो, कोई भी लैब का सामान डैमेज ना हो, और आप जो भी काम कर रहे हो उसे एक अच्छे तरीके से करेंगे। और इसमें एक स्पेशल रिस्क यही होता है कि आपको जो भी काम करना है एक अच्छे तरीके से करना है और आपको किसी भी तरीके से हार्म नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके से आपका इकोनॉमिक लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में ध्यान रखना पड़ता है। सो गाइस, आज हमने प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिएगा। और आपका कमेंट हमें मिला हुआ था, आपके कमेंट में लिखा हुआ था कि आप कम्प्लीटली जो प्लांट साइंस का लेक्चर है वो डालिएगा और प्रॉपर डेली आप अपडेट रहिए, इस वीडियो को आप डालते रहिए। इस तरीके का कमेंट आया था, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और आपको प्लांट साइंस की तैयारी फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको करवाऊंगा। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं, प्लांट साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल्सो क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए थैंक यू, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको आपको कंप्लीट बताएंगे कि कितने तरीके के स्टरलाइजेशन होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।